पर हम ये भी देखते हैं कि बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था उसको कैसे निकाला जाता है जेल से और उसको मालाएं चढ़ाई जाती है। तो राम रहीम तो बहुत बारी निकल चुके हैं, ये इनका पहली बार नहीं है जो वो पैरोल में बाहर है। ऐसे बड़े बड़े गुंडे, ये बाबा नहीं है, ये गुंडे हैं जो महिलाओं का रेप करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो लूटते हैं। ये गुंडों को बाहर रखना भारत की सरकार सही मानती है। हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं का रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, चाहे वो हमारी हमारी प्लेयर ही क्यों ना हो। मोदी की सरकार के अंडर जितने भी ऑपरेशंस लेके आए गए उसके थ्रू हो रहा है। भारत की महिला सच में सुरक्षित है। यहाँ पे मणिपुर में हम देखते हैं कि वहाँ पे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हम हर जगह देख रहे हैं कि महिलाओं का रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है। और वैसे ही जब कोई इसकी बात उठाता है, चाहे वो किसी की बात उठाए, चाहे वो महिला हो, जैसे उमर खालिद ने मुसलमानों की बात उठाई, जैसे रोना विल्सन जो भी एक यहाँ के ड्यू के ही दिल्ली के स्कॉलर थे, जो ड्यू में भी पढ़े, जो जेएनयू में भी थे, उनको भी 5 साल से ऊपर जेल में रखा गया है BK16 के अंडर। हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको अभी तक जेल में रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी आवाज़ उठा रहा है वो सुरक्षित नहीं है, मगर जो सुरक्षित है वो हमारे लुटेरे, गुंडे। और आप हम राम रहीम की बात क्यों कर रहे हैं? गुजरात कांड का जो सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री आज वो बाहर है, बल्कि वो जेल में होना चाहिए। तो हम क्या ही बोले आज भारत के बारे में। और देखिए, आप एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा हाँ आपसे। जी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC ST का, जो 22.5% उनका जो रिजर्वेशन था, उसमें कोटे में कोटा बनाने का प्रावधान है। क्या लग रहा है आपको, ये सही होगा? ये तो वापस ले लिया गया है। क्रीमी लेयर को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी आरक्षण में जो कोटा बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी है। पहली बात, अंबेडकर रिजर्वेशन क्यों लाए थे? इकोनॉमिक मुद्दे पे नहीं लेके आए थे, वो रिजर्वेशन कास्ट के मुद्दे पे लेके आए थे, जो हज़ारों हज़ारों साल का उनको हर चीज़ से किसी भी चीज़ में हम देखते हैं कि हमारे देश में आज भी ना दलित रिप्रेजेंटेशन है, ना ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन है। जो रिजर्वेशन था वो रिप्रेजेंटेशन के आया था तमाम जगहों पे, तमाम, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो। आज भी हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे ST SC जो प्रोफेसर्स होने चाहिए थे, उनकी सीट्स खाली है, वेकेंट है। उनको बता दिया जाता है कोई सूटेबल फाउंड नहीं हुआ, और वो सीट खाली रहती है, सालों सालों तक बैकलॉग होते हैं। राम रहीम को 21 दिन पर फिर पैरोल दे दिया जाता है सरकार की तरफ से, और ऐसे में जो उमर खालिद हैं, जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो जवाहरलाल विश्वविद्यालय के जो पूर्व छात्र नेता रहे, उनको लेकर आप कैसे देखते हो? हम देखते हैं कि आज भारत में जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो वही हैं जो भारत में जो चल रहा है आतंक, फांसीवाद, लूट, उसके खिलाफ बोलते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट था उसको कैसे निकाला जाता है जेल से और उसको मालाएं चढ़ाई जाती है। तो राम रहीम तो बहुत बारी निकल चुके हैं, ये इनका पहली बार नहीं है जो वो पैरोल में बाहर है। ऐसे बड़े बड़े गुंडे, ये बाबा नहीं है, ये गुंडे हैं जो महिलाओं का रेप करते हैं, जो शोषण करते हैं, जो लूटते हैं। ये गुंडों को बाहर रखना भारत की सरकार सही मानती है। हम देखते हैं कि भारत में महिलाओं का रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, चाहे वो हमारी प्लेयर ही क्यों ना हो, जो आज हमारे लिए मेडल ला सकती थी। वो 1 साल पहले ही बैठे हुए थे प्रोटेस्ट में बृजभूषण के खिलाफ, एक बाहुबली नेता के खिलाफ। मगर इस फांसीवादी RSS BJP ने ये माना कि इन लोगों को बाहर रखना ज़्यादा सुरक्षित है। महिलाओं की सुरक्षा से मतलब नहीं उसे, उसको अपनी लूट की सुरक्षा करनी है, उसको अपनी सुरक्षा करनी है। लेकिन आप लोग मोदी सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन मोदी सरकार तो बहुत काम कर रहे हैं महिलाओं को लेकर। कहाँ काम कर रहे हैं? जितना भी उन्होंने काम किया है, हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जितना भी पैसा है वो एडवर्टाइजमेंट में जाता है, ना कि स्कूल बनाने में, ना कि महिलाओं को कुछ भी देने में। आज भारत की महिला ना सुरक्षित है, कुपोषित है, उसको खाने का नहीं है, उसको जॉब नहीं है। हम देखते हैं बस्तर में आदिवासी महिला का लगातार रेप हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? मोदी सरकार के अंडर CRPF के थ्रू हो रहा है। मोदी की सरकार के अंडर जितने भी ऑपरेशंस लेके आए गए उसके थ्रू हो रहा है।
भारत की महिला सच में सुरक्षित है। यहाँ पे मणिपुर में हम देखते हैं कि वहाँ पे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हम हर जगह देख रहे हैं कि महिलाओं का रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है। और वैसे ही जब कोई इसकी बात उठाता है, चाहे वो किसी की बात उठाए, चाहे वो महिला हो, जैसे उमर खालिद ने मुसलमानों की बात उठाई, जैसे रोना विल्सन जो भी एक यहाँ के ड्यू के ही दिल्ली के स्कॉलर थे, जो ड्यू में भी पढ़े, जो जेएनयू में भी थे, उनको भी 5 साल से ऊपर जेल में रखा गया है BK16 के अंडर। हैनी बाबू हमारे प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको अभी तक जेल में रखा गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी आवाज़ उठा रहा है वो सुरक्षित नहीं है, मगर जो सुरक्षित है वो हमारे लुटेरे, गुंडे। और आप हम राम रहीम की बात क्यों कर रहे हैं? गुजरात कांड का जो सबसे बड़ा हमारा प्रधानमंत्री आज वो बाहर है, बल्कि वो जेल में होना चाहिए। तो हम क्या ही बोले आज भारत के बारे में। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, लेकिन उस पर हेडलाइन लिखा हुआ है कि किस किस को कैद करेंगे। किस तरफ आप लोग का इशारा है? देश की सरकार की तरफ कि न्यायपालिका की तरफ, कि इन सबके जो ये आवाज़ उठाता है मीडिया, किसकी तरफ आप लोग इशारा करते हैं? किस किस को कैद करोगे? मतलब ये स्लोगन आया कि आप कितने लोगों को कैद कर पाओगे, चाहे वो किसी की भी बारे में बात हो। आज हम देखते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भी ज़्यादा कुछ खास अच्छे न्याय नहीं दे रहा है ना। चाहे वो GN साई बाबा के बारे में बात हो, एक बार उनका एक्विटल वापस ले लिया गया था, है ना। आज हैनी बाबू के बारे में बात हो, जो नए लॉज आए हैं वो किसने पास किए हैं? वो हमारे पार्लियामेंट में पास हुए। ना सुप्रीम कोर्ट आज जनता के साथ है, ना ही हमारा पार्लियामेंट आज जनता के साथ है। ये भारत में कभी डेमोक्रेसी आई ही नहीं है। भारत में कभी डेमोक्रेटिक क्रांति हुई नहीं है। अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, आप कह रही हैं कि डेमोक्रेसी भारत में आया है? कहाँ आया है? कब आया है? हम ये सवाल पूछते हैं। जब 1947 में उसको हम डेमोक्रेसी आना नहीं कहते हैं। आप तो कंगना रनावत जैसी भाषा बोल दें। कंगना रनावत ने कहा था कि मोदी लाया है, हम कह रहे कोई भी नहीं लाया है। कहा था कि 2014 में ये देश आज़ाद हुआ है। हाँ, तो वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। हम तो आप भी तो उसी उन्हीं के लाइन पे चल रही हैं। नहीं, हमें कह रहे कि भारत में एक न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट बनना चाहिए, जनता की स्टेट बननी चाहिए, मजदूर किसान की स्टेट बननी चाहिए। कहाँ बनी है ऐसी स्टेट? 1947 में सिर्फ गोरों ने काले दलालों को सत्ता दे दी थी। उसे ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, उसे क्रांति नहीं कहते, उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। जो हमारे देश के महापुरुषों ने, जिन क्रांतिकारी वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आप उसको डेमोक्रेसी नहीं कहते? कांग्रेस दलाल बन गया था ना। जितने भी प्राण भगत सिंह ने, जितने भी ऐसे कांग्रेस राष्ट्रभक्त है। नहीं है। कहाँ है? कांग्रेस के टाइम पे ऑपरेशन ग्रीन हंट आया, कांग्रेस के टाइम पे आदिवासियों का शोषण हुआ, कांग्रेस के टाइम पे LPG लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई। उसके बाद में भारत में शोषण बढ़ा है। कांग्रेस और बीजेपी एक समान ही है। तो ना दोनों को मजदूरों से मतलब है, ना ही दोनों को किसानों से मतलब था, ना ही दोनों को आदिवासियों से मतलब था। बस मोदी सरकार ज़्यादा खुले में अपना फांसीवादी चेहरा दिखा रहा है। लेकिन आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आज़ादी के पहले की पार्टी। कहाँ आज़ाद करवाया? आज़ादी की पहले की पार्टी तो कोई भी हो सकता है, उससे मतलब थोड़ी ना है। आज़ादी का असल मतलब क्या है? कांग्रेस UAPA जैसे कानून लाया, कांग्रेस काले कानून लाया, कांग्रेस एंटी टेररिस्ट कानून लाया। जो हम कश्मीर की बात करते हैं, पहली बात तो कश्मीर को दगा कांग्रेस ने दिया था। क्या कांग्रेस भी बीजेपी के साथ ही गठबंधन में है? जब इन दोनों को एक साथ होना होता है, चाहे वो मजदूरों का शोषण के लिए हो, चाहे वो किसानों का शोषण के लिए हो, दोनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों ही जनता की पार्टी नहीं है। तो कांग्रेस अच्छा साबित हो रही है, देश में किसानों मजदूरों सबकी आवाज़ उठा रही है कांग्रेस। क्योंकि अभी वो सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में आएगी तो वह वापस से अपना रंग दिखाएगी। हम मानते हैं कि BJP RSS ज़्यादा फांसीवादी है, ज़्यादा दलाली कर रहा है भारी पूंजीपति देशों के लिए, अब साम्राज्यवादी देशों के लिए, मगर कांग्रेस भी वैसा ही है। उसने भी, हम LPG की बात करते हैं कि कांग्रेस के समय में क्या किसानों आत्महत्या नहीं कर रहे थे? कांग्रेस के समय में क्या किसानों की डिमांड्स नहीं थी? कांग्रेस के समय में मारुति सुजुकी वर्कर स्ट्राइक कब हुआ? कांग्रेस के समय में हुआ। ऑपरेशन ग्रीन हंट के समय के सलवा जुदुम किसके समय में हुआ? कांग्रेस के समय में हुआ।
बाबरी मंदिर बाबरी मस्जिद का इनॉग्रेशन किसने तोड़ने का नींव किसने रखा? राजीव गांधी ने रखा। तो दोनों हाथ, वो तो हिंदुओं की धार्मिक स्थल है तो वो तोड़ा ही जाएगा। ये आपकी सोच है। आखिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भी तो फैसला दे दिया 5,000 सालों का जो मामला था। हाँ जी, हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी उस तरीके से जनता की नहीं है। अगर जनता की होती तो कितने कानून, आज जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर है, आपने उमर खालिद से बात शुरू की, उमर खालिद की बेल पे कभी क्यों नहीं बात होती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट बता नहीं पा रहा है कि वो निर्दोष है? क्यों हमारा सुप्रीम कोर्ट हैनी बाबू को रिलीज नहीं कर पा रहा है? क्यों माओइस्ट नक्सली के केसेस में हजारों आदिवासियों को बंद करा हुआ है इन कोर्टों ने? अगर ये जनता की कोर्ट होती तो आज जनता के पक्ष में न्याय देती। और आप एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाँ जी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है SC/ST का, जो 22.5% उनका जो रिजर्वेशन था, उसमें कोटे में कोटा बनाने का प्रावधान है, क्या लग रहा है आपको, ये सही होगा? ये तो वापस ले लिया गया है। क्रीमी लेयर को वापस ले लिया गया है, लेकिन अभी भी आरक्षण में जो कोटा बनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी है। पहली बात, अंबेडकर रिजर्वेशन क्यों लाए थे? इकोनॉमिक मुद्दे पे नहीं लेके आए थे, वो रिजर्वेशन कास्ट के मुद्दे पे लेके आए थे, जो हज़ारों साल का उनको हर चीज़ से किसी भी चीज़ में हम देखते हैं कि हमारे देश में आज भी ना दलित रिप्रेजेंटेशन है, ना ट्राइबल्स का रिप्रेजेंटेशन है। जो रिजर्वेशन था वो रिप्रेजेंटेशन के आया था तमाम जगहों पे, तमाम, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो एजुकेशन हो। आज भी हम देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे ST/SC जो प्रोफेसर्स होने चाहिए थे, उनकी सीट्स खाली है, वेकेंट है। उनको बता दिया जाता है कोई सूटेबल फाउंड नहीं हुआ और वो सीट खाली रहती है, सालों तक बैकलॉग होते हैं। तो उन सब से लड़ने के लिए, ताकि एक रिप्रेजेंटेशन मिले, जो सालों का उत्पीड़न था, सालों का जो अनटचेबिलिटी का जो प्रक्रिया था, उससे लड़ पाए। अब देश में कहाँ छुआछूत है, अनटचेबल है? ऐसा नहीं है, ऐसा है, हर जगह है। कहाँ है आप गांव में जाओ, क्या बिहार के गांव में अभी भी नहीं होता है? हर जगह होता है। हमारे खुद के यूनिवर्सिटी में रितु सिंह का हम एग्जांपल देते हैं, उनको क्यों निकाला गया? कितने सारे हमारे प्रोफेसर्स जो कास्ट के बारे में बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। क्यों हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी SC/ST कैटेगरी के जो सीट्स रिजर्व थे प्रोफेसर्स के, वो क्यों पूरी नहीं भरी गई है? सवाल तो ये है, क्या ये कास्टिज्म नहीं है? नहीं हुआ ना। IIT में, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या कितने तमाम IITs में आज भी क्यों सुसाइड्स होते हैं? ये इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म नहीं है? हर जगह हम देखते हैं क्यों आज भी दलित ही नाली साफ करता है और क्यों मैनुअल स्कैवेंजिंग के वक्त वो मर जाता है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है भारत में। ब्राह्मणिज्म एक रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी है, जिसमें ये नहीं है कि वो ब्राह्मणों की आइडियोलॉजी है, उसमें ये है कि एक हायरार्की है, एक कास्ट की हायरार्की है, और वो आज भी चल रही है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो किसी एक जाति के पक्ष में? ऐसा एक जाति के पक्ष में नहीं है, मगर इसमें इनका इलेक्टोरल बेनिफिट्स है, जितने भी रूलिंग पार्टीज है, तो उसी कारण से ये आया गया है। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, जो अंग्रेजों की नहीं इनकी नीति। क्या मतलब? जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है, बहुत पहले आप लोगों ने सुना होगा, एक स्लोगन था कि फूट डालो राज करो, उनका अंग्रेजों का स्लोगन माना जाता था, लेकिन सोशल मीडिया, ट्विटर और तमाम जगहों पे चल रहा है कि ये मनुवादियों का स्लोगन था, फूट डालो राज करो। और इन सब चीज़ों से जो फैसला दे रहे हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है। एक मतलब मैं इस बात से हटके कहना चाहूँगी, मनुवाद को वापस लाने की प्रक्रिया तो चल रही है भारत में BJP RSS के द्वारा। जिस तरीके से हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, चाहे वो दलितों पे रिप्रेशन हो, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एक BJP का नेता एक आदिवासी पे थूक देता है और उसके नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।